देहरादून का ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अप्रैल से खोलने की तैयारी। 186 साल पुराना है राष्ट्रपति आशियाना। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। सीएम धामी बोले, बाबा केदार ने झूठ का प्रचार करने वाले लोगों को नकारा। ये 2027 का सेमीफाइनल था। पीएम आवास योजना 2.0 प्रदेश में अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को मिलेगा ज्यादा पैसा। उत्तराखंड का विशेष राहत देते हुए केंद्रीय 1.5 लाख से 2,25,000 हुआ। हरिद्वार में गंगा नदी में नहीं, नदी अभी भी प्रदूषित। सीएम धामी ने कहा, झूठ को लोगों ने नकारा। वन भूमि सर्वे और ब्यौरा डिजिटल तौर पर तैयार करने की कवायद। रिकॉर्ड के लिए एसओपी बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। लैंसडाउन डिवीजन की कोटद्वार रेंज की पिनियाली बीट में 2 हाथियों के बीच हुई आपसी संघर्ष में एक मखना हाथी की मौत हो गई। रविवार को वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि पनियाली बीट के जंगलों में 2 हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तस्कर हाथी अपने दांतों से मखना हाथी के शरीर पर कई वार कर चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटद्वार रेंज में सुखरो बीट के अंदर हमें एक हाथी के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में स्टाफ ने बताया है कि आपसी संघर्ष में इस हाथी की मृत्यु हुई है। उसके बाद हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को हमने बुला लिया है और जो एसओपी का जो प्रोसीजर है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और शव निस्तारण किया जाएगा। तो इसकी कार्यवाही अभी गतिमान है। तो आपसे संघर्ष कितने दिन पुराना है या अभी लेटेस्ट है, क्या कुछ? ये तो अब रिपोर्ट्स के बाद में पता चलेगा। फिलहाल स्टाफ ने जैसा बताया है, वहाँ के आपसी लोगों ने भी देखा था कि सुबह उनमें संघर्ष चल रहा था, जिसके बाद जब स्टाफ पहुँचा है तो हाथी वहाँ पर मृत पाया गया और बाकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जब सारे टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद पता चलेंगे। डोईवाला के जॉली ग्रांट में प्रदेश स्तरीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड का 2 दिवसीय 7वां त्रिवर्षीय प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारे बीच में जनपद देहरादून की कोषाध्यक्ष श्रीमती सुरक्षा चौहान राणा और श्रीमती रजनी भट्ट से आप आए और बैच अलंकृत कर मेरे पूरे उत्तराखंड से आए। पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। तो जितने गुरुजन यहाँ हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और आपके अधिवेशन में जिस प्रकार से आज कुछ समस्याओं के बारे में मुझे बताया गया, उसके बारे में उनका जवाब भी दिया है। और निश्चित रूप से ये हमारा वो समाज है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, दिशा दिखाने का काम करता है। इनसे मैंने आग्रह भी किया है कि हम सब लोग मिल के उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के उत्थान के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान उसी प्रकार से दें जैसे कभी हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए काम करते थे। सम्मेलन है राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड का, और ये 7वां प्रदेशीय निर्वाचन और अधिवेशन यहाँ पर होने जा रहा है। पिछले इसमें 3 साल का कार्यकाल होता है और पिछले 3 साल पहले नवंबर 21 में ही जो है नैनीताल जनपद में ये हुआ था, और इस बार जो है हमने इसको देहरादून जनपद में किया है। और 5 पदों पर इसमें चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, प्रदेश महामंत्री के पद पर, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर, संयुक्त मंत्री के पद पर, और एक होता है कोषाध्यक्ष के पद पर। देश के पहले आसन वेटलैंड कन्वर्जन रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनको देखने के लिए यहाँ पर्यटक तो उमड़ रहे हैं। साथ ही इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भी वन महकमा भी पूरी तरह सतर्क है। विकास नगर अंतर्गत ढालीपुर में स्थित आसन झील में बरसों से विदेशी पक्षियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है, जिसके चलते इस जगह को देश का आसन वेटलैंड कन्वर्जन रिजर्व क्षेत्र होने का मौका तो मिला ही है, साथ ही देश विदेश में रामसर साइट के रूप में भी पहचान मिली है। आसन झील पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छा है। एक तो वेदर बहुत अच्छा है, दूसरा इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर काफी आ गई हैं, जिसमें
कुछ नाम तो हमें याद है, रूडी शेल्डक है, सुरखाब और पलाश ईगल है, और इनकी साइटिंग भी बहुत कन्वीनियंटली हो गई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संग परमिता है, ये भी एंजॉय कर रही हैं। ये कैलकाटा और दिल्ली से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। और आप बताइए कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे बर्ड सैंक्चुरी में आके तो बहुत ही अच्छा। कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल की तरह इस साल भी पक्षियों के जमावड़ा लग चुका है। इसमें रूडी सेल्डक है, गैडवाल है, कूट्स हैं, कॉमन पोचार्ड्स हैं। इस तरह लगभग 24 के करीब जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं वो आ गए हैं। इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब यहाँ पे पहुंच गई है और अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होते ही इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। रुड़की के इकबालपुर क्षेत्र के खाताखेड़ी में इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन देहरादून से पहुंची नेत्री मैडम रजनी रावत ने किया। वहीं कैंप के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने लाभ उठाया। इस दौरान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची रजनी रावत ने कहा कि आदिल फरीदी हमेशा समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कैंप नहीं लगाते बल्कि गरीब और असहाय लोगों को सहायता भी करते हैं। ये आदरणीय परम पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज जी की कृपा से क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में आंखों के और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें कि जिस तरीके का भी जो भी मरीज होता है उसी तरीके की जो भी सेवा है उनको देना वो अस्पताल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क होता है। आज जो कैंप लगा है इसमें भी 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में बिल्कुल फ्री होगा। सभी का आना जाना, रहना, खाना, लेंस, ऑपरेशन, दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सबसे पहले तो मैं इंद्रेश सजादा गद्दी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बेनिस्वार्थ मेरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने शिक्षा की और चिकित्सा की सेवाएं चला रखी हैं और मैं अपनी बहन जी के बारे में आज जाकर कर ही दिया मैंने, क्योंकि जितनी मैं गरीब लड़कियों की शादी कराता हूँ और जितना भी इलाज कराता हूँ मैं इंद्रेश को, वो बहन जी डोनेशन करती है। देखिए, आदिल भाई बधाइयों के पात्र है। इतना मैंने इनका यहाँ पे करीब काफी लोगों का यहाँ से इंद्रेश में बसे मरीज जाते हैं। ये धन्यवाद दूंगी कि आदिल भाई को इतना जनता का साथ में इनका लगाव है, इतना जनता का सेवा करना, अब कन्याओं का शादी विवाह करना और देखिए आज कैंप लगा हुआ फ्री का इलाज होना, ये मैं आदिल भाई बधाई के पात्र के हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व हरिद्वार लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत और झारखंड में यूपीए की सरकार बनने पर बधाई देते हुए उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव में भी भाजपा की जीत पर शासन प्रशासन पर सवाल उठाए। उठाती रही हैं, संसद में उनकी आवाज गूंजेगी और जनता की आवाज को उठाने का काम, जनता की समस्याओं को उठाने का काम बखूबी प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से राहुल गांधी जी करते आ रहे हैं उसी आवाज को बढ़ाने का काम प्रियंका जी करेंगी। आपके मित्र हैं जो हेमंत सोरेन है वो भी जीते हैं झारखंड में सरकार में, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं अपने बाल सखा और आंदोलन के साथी हेमंत सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वहां पर इतने मुश्किल समय में, इतने विपरीत समय में जो है वहां सरकार को रिपीट करने का काम किया, यूपीए का मान बढ़ाने का काम किया और उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग था चुनाव के दौरान कि जनता जेल का जवाब मताधिकार से देगी और जनता ने बखूबी जवाब दिया है। उन शक्तियों को जवाब दिया है जो झारखंड में गुंडागर्दी और वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे थे, उनको अपने मताधिकार से जो है जनता ने जवाब दिया है। हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थानों के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 118 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं। तो वही जो हम कर रहे हैं IIT रुड़की का प्रपोजल वही है। बहुत सक्सेस तो है नहीं साहब, वहाँ गया। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में,
तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उस समय तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतोली जनता ने उनके इस बहाने को समझ गया है और उन्हें नकार दिया है। इधर घूम जाइए। भारत माता की जय। भारत इधर घूम जाइए। भारत माता की। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरावन ने भाजपा पर गंभीर आरोप गढ़े। उन्होंने कहा कि केदारनाथ सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल करते हुए प्राप्त की है ये जीत, साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। अन्यथा की स्थिति में मतदाता सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त शिकस्त देने के लिए मूड में था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है जिन कारणों से, ठीक उनके विपरीत कारणों से उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ पर चुनाव है। कारण नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया जो ब्लैक मनी उस क्षेत्र में लगाए, क्योंकि बीजेपी 2 चुनाव पहले उपचुनाव हार चुकी थी और ये अंतिम चुनाव था उनके लिए। और हो सकता है ये सरकार चली जाती या मुख्यमंत्री बदल जाता, तो मुख्यमंत्री ने पूरा दांव पे लगा रखा था और इन्होंने जितना काला धन जो प्रदेश से कमाया है वो सारा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगाया। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल सतपुली में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि गौशाला का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। निरीक्षण में मिली खामियों को दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए, जिन्हें दुरुस्त कर शीघ्र ही गौशाला का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उसको भी बराबर करवाना है जिससे पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये किया ऐसा, अब वो नहीं होनी चाहिए, सफाई नहीं होती है। मैं गया था, थोड़ी बहुत कोई जैसे खोर होती है जो जिसमें चारा डालते हैं, वो थोड़ा गहरी बन गई, इस तरह मतलब वो किया। और पानी की प्रॉपर व्यवस्था के लिए मैंने निर्देश किए हैं और मैं समझता हूँ जल्दी ही हम वहाँ निराश्रित गौवंश को आसरा देंगे। और अच्छी बनी है, लगभग 300 गौवंश के लिए वो बनाया, भूसा स्टोर भी बनाया, कर्मचारी क्वार्टर भी बनाया। तो इसलिए अन्य जगह भी हम
खोज रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ ज़मीनें खोज रहे हैं। तो इसलिए पूरे प्रदेश में गौशाला निर्माण का कार्य चल रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित लालचंद वाला गांव में हर्ष फायरिंग करने वाला मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग में एक 9 साल के बच्चे को गोली लग गई है और उसकी मौत हो गई है। खानपुर थाना पुलिस के ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंदवाला गांव में मुस्लिम समाज के एक ही परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था। मड़े की रस्म के दौरान देर रात डीजे पर नाच गाना चल रहा था। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग में 9 वर्ष के रेहान पुत्र वसीम को गोली लग गई। आनन फानन में तुरंत ही बच्चे को एक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खड़ी होकर करवा लो, थोड़ी गाड़ी दे। घर ले गए, बल्कि डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के ही लेकर गए। उसने कहा दौरा हो रहा है, तो फिर घर ले गए। आ गए, घर ले गए, देखा गोली लग गई। फिर अस्पताल में ले गए बिलोग, तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था उसने। तो फिर वो करा जी, पुलिस आई थी रात। जो में अवेयर वहाँ की हुआ, जो भी कुछ हुआ, हम तो सब घर पे। हमें बाद में किसी ने बताया, बच्चों ने आके, कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा बेहोश हुआ हुआ। फिर हम जब गए वहाँ पे देखा, फिर क्या देखा आपने वहाँ देखा बच्चा बेहोश पड़ा बिल्कुल गेट के पीछे। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की हल्की भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक दिल्ली की प्रदूषित हवा से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहां की स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं। नैनीताल हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रही है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की हल्की भीड़ पहुंचने से यहां कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दिल्ली समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा से बचने के लिए पर्यटक नैनीताल और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आएँ, अपना समय निकालें, इंजॉय करें, अपने माइंड को रिलैक्स दें, अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। और यहाँ के जो नज़ारे आप देख सकते हैं, ये लेक आप देख सकते हैं। यहाँ के बोटिंग करें, फैमिली के साथ आएँ और यहाँ की जो शीतल हवा है उसका आनंद लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे जैसे कि लगता है कि भागम भाग हो रही है, अपना माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा वहाँ पे। यहाँ पे आके अपना माइंड रिलैक्स लगता है कि हाँ भाई हम अच्छी जगह आए, माइंड एकदम से रिलैक्सफुल होता है। पोल्यूशन की अगर बात की जाए, आसमान का फर्क है। मतलब वहाँ तो जो हम हवा भी ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो वो भी मतलब एक गंदी ले रहे हैं, मतलब जहरीली ऑक्सीजन ले रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा तो इस साल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि वीकेंड में काफ़ी अच्छी भीड़ आ रही है। थोड़ा बाकी दिनों में थोड़ा हल्का फुल्का रह रहा है, लेकिन वीकेंड में सीजन से भी अच्छी भीड़ हो रही है इस बीच। और बाकी जो दिल्ली वगैरह में ये प्रदूषण का चल रहा है, इससे भी अधिकतर पर्यटक पहाड़ की ओर रुख करना पसंद कर रहे हैं और बीच पहाड़ों की ओर अच्छी रौनक है और वीकेंड में तो काफ़ी अच्छी भीड़ हो जा रही है। तो आज मैं इस सिटी उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने है कि गंगा जल को बिना ट्रीटमेंट को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि बिना ट्रीटमेंट के पानी को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। अधिकारी इस गिरावट का कारण नदी में मानव मल और औद्योगिक कचरे को फेंकना मानते हैं। उनका मानना है कि इससे गंगा सफाई के काम पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही जल भी प्रदूषित हो रहा है। अगर हम डेटा को देखें तो अगर हम फीकल कोलीफॉर्म की बात करूं, माना फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम जो मात्रा है वो 500 MPN है, जो हमको मतलब जो मानक है निर्धारित के। और अगर हम अपने अनुश्रवण का डेटा देखें तो वैल्यू जो है वो 50 से लेकर 120 MPN प्रति 100 ml है। कहने का तात्पर्य है कि जो
अनुश्रवण में जो मात्रा निकली है वो मानकों से काफी नीचे है। सो इस प्रकार से गंगा नदी की जो जल गुणवत्ता है वो बी श्रेणी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये नीचे की ओर बहती है। ये देखते हुए कि परीक्षण आमतौर पर उन स्थानों के पास आयोजित किए जाते हैं जहां सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे प्रदूषक नदी में मिलते हैं। देखिए, सरकारी दावे अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश जब भी कोई लोग डेटा लेते हैं, प्रदूषण के पानी की जांच करते हैं, या उस स्थान पर करते हैं तुरंत जहां पर नदी में इन प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है। तो उसके आसपास के मैंने आपको कहा कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और नहाने धोने योग्य भी नहीं रहेगा, और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है और उसको आप घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का बी श्रेणी में गिरना प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। ये एक्शन पानी की गुणवत्ता में सुधार और सभी उपयोगों के लिए नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।